हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है जितेंद्रा मैथ कॉन्सेप्ट में। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन, रिश्ते नाते किस तरीके से बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं। और सेट हमने कंप्लीट पूरा पढ़ लिया है, सेट का हमने प्रैक्टिस सेट भी कर लिया है। तो आज का जो मेन अभी का मेरा टारगेट ये है कि रिलेशन चैप्टर को कंप्लीट करके ही हटेंगे। जितना भी टाइम लगे मैं कोशिश करूँगा पूरी अपनी तरफ से कि मतलब टाइम थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है लगे, लेकिन इसको कंप्लीट करके हटेंगे। प्रॉब्लम कई बार मेरे अंगूठे में हो जाती है। अभी दिवाली से कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था पैर का, तो इसलिए अंगूठे में मेरे फ्रैक्चर है। तो बहुत ज़्यादा देर अगर मैं खड़ा रहता हूँ एक ही जगह पे, जैसे पढ़ाने के लिए एक ही जगह पे खड़ा रहना पड़ता है, तो अंगूठे में पेन होना शुरू कर देता है। तो इसका फ्रैक्चर अभी थोड़ा सा बचा है, 5-10 दिन थोड़ा सा और टाइम लगेगा ठीक होने में। तो इसीलिए मैक्सिमम टाइम क्या करता हूँ मैं, इसको अंगूठे को थोड़ा सा ज़मीन से उठा के रखता हूँ ताकि ये ज़मीन से टच ना हो, इस पर वजन ना आए और थोड़ा सा ऐसे धड़कने लगता है। कई बार मुझे लगता है कि मेरे अंगूठे के अंदर भी एक दिल है। ठीक है, तो हम जो पढ़ने वाले हैं अभी वो है आपका रिलेशन, रिश्ते नाते। ठीक है, रिलेशन पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको आज खत्म ही कर दें, फिर बाद में इसका एक प्रैक्टिस सेट करेंगे ताकि आपका जो सारा रिवीजन है वो हो जाए। तो रिलेशन पढ़ने के लिए आपको कुछ 2-3 छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। उनमें से सबसे पहले आपका आता है कि जो ऑर्डर्ड पेयर होता है वो क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। पेयर मतलब एक जोड़ा, ऑर्डर्ड मतलब एक फिक्स ऑर्डर में। तो एक ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि इट कंसिस्ट 2 एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स इन ए फिक्स्ड ऑर्डर। ठीक है, इसमें 2 एलिमेंट या फिर 2 कोई ऑब्जेक्ट हैं, उनको एक फिक्स्ड ऑर्डर में रखा जाता है, उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा अगर आपको डेफिनेशन से क्लियर नहीं हो रहा है। कि मान लो कोई 2 सेट हैं ए और बी। ठीक है, ये 2 सेट हैं, इनमें कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो एक ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, मान लो ऑर्डर्ड पेयर को मैं टी से डिवाइड कर दूं तो वो क्या है कि ए बी सच दैट जो ए है वो बिलोंग करता है ए से, जो बी है वो बिलोंग करता है बी से। तो ये आपका एक ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है जो कि है ए बी, जहां पे ए जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है, यानी कि इस सेट से बिलोंग कर रहा है, और बी है वो इस सेट से बिलोंग कर रहा है। तो यानी कि इनका एक फिक्स्ड ऑर्डर बन के आएगा, यानी कि इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे उनका एक फिक्स्ड ऑर्डर है कि हमें पहला एलिमेंट हम ए में से लेंगे, दूसरा हम बी में से लेंगे। और इसको क्लियर करने के लिए मान लो अगर इसमें 1 2 3 है, ए में 1 2 3 है और इसमें है आपका 4 और 5, तो हमें ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। तो हम इसके एलिमेंट, जो पहला एलिमेंट लेंगे वो हम इसमें से लेंगे, दूसरा हम एलिमेंट लेंगे वो इसमें से लेंगे। जैसे कि अगर इसमें से 1 और उसमें से 4 लूं तो ये आपका एक ऑर्डर्ड पेयर है। यहाँ से अगर मैं 2 लूं, वहां से मैं 5 ले सकता हूँ, ये भी आपका एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें पहला एलिमेंट इस साइड से ए में से लिया है और जो दूसरा एलिमेंट है वो आपका बी में से लिया गया है। ये बी टू ए भी हो सकता है, ऑर्डर्ड पेयर जो है वो आपका बी टू ए भी हो सकता है। इसी तरीके से जैसे आपने एक्स वाई प्लेन पढ़ा होगा, किस तरीके का होता है, इस तरीके से आपका एक एक्स, इसको वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो इसमें जैसे अगर आपको 1 2 3 4 5 ऐसे दिया होता है, तो मान लो आपको कोई पॉइंट डिनोट करना है, मान लो वो पॉइंट है या एक्स पे उसकी मान है 2 और वाई उसका है 3। तो यहां से ये एक पॉइंट है, मान लो इसका नाम ए लिख देता हूं, ये है आपका 2 और 3। इस पॉइंट का एक फिक्स ऑर्डर है कि इसमें जो पहला मान है वो है x का जो कि है 2, जो दूसरा मान है वो है y का जो कि है 3। यानी कि आपके जो एक्स वाई प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबका एक फिक्स ऑर्डर होता है, और वो होता है कि पहला एलिमेंट आपको इससे x से दिया जाता है, दूसरा एलिमेंट आपको y से दिया जाता है। तो यानी कि आपको थोड़ा डेफिनेशन क्लियर हुई होगी कि इट कंसिस्ट 2 एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट इन ए फिक्स ऑर्डर।
फिक्स ऑर्डर का मतलब है कि जो ऑर्डर है इनका, जो ऑर्डर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको अगर आपने अभी 2 3 लिखा है और ऑर्डर लिखने में अगर आपसे गलती हुई, आपने इसको 3 2 लिख दिया, तो ये इक्वल नहीं है दोस्त। क्योंकि अगर आपने 2 3 की जगह पे 3 2 लिख दिया तो 3 है ये और 2 है ये, तो आपका जो पॉइंट है वो सरक के यहाँ पे आ जाएगा, तो पूरी सारा जो इसका सिस्टम है पॉइंट का वो बिगड़ जाएगा। इसलिए ऑर्डर इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो 2 3 है वो 3 2, यानी कि ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए। हो सकता है कुछ केसेस में, अगर मान लो 2 और 2, मान लो ये पॉइंट 2 2 होता तो हो सकता था, अदरवाइज हर बार ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। अच्छा, अब कुछ लोग पूछेंगे कि सेटिस्फाई अगर किस तरीके से, जैसे इक्वल होना इनका 2 पॉइंट्स का, वो किस तरीके से होता है कि 2 पॉइंट्स, मान लो पहला पॉइंट है a प्लस ए और b, ठीक है, इस, और दूसरा एक पॉइंट है c और d। ये 2 पॉइंट हैं। अगर ये इक्वल हैं तो इन दोनों में जो चीज जरूरी है इक्वल होने के लिए वो होती है आपकी कि a जो है वो c के इक्वल होना चाहिए, जो b है वो आपका d के इक्वल होना चाहिए। यानी कि 2 पॉइंट्स तभी इक्वल हो सकते हैं अगर उसका पहला पॉइंट इस पहले पॉइंट के साथ बराबर हो, ये वाला पॉइंट इसके साथ बराबर हो। तो आपको ये चीज समझनी है कि ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके ऑर्डर पे विशेष ध्यान रखना है। 2 3 नॉट इक्वल्स टू 3 2, तो ऑर्डर को आप ध्यान में रखें। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जैसे, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। वैसे इसका ऑर्डर्ड पेयर का आपके पास कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लेकिन आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर की आपको जरूरत पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा। तो जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड एक्स एंड वाई इफ स्टेटमेंट है x प्लस 3 और 5 इक्वल है आपका 6 और 2x प्लस वाई। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आपको बताना है कि x और y का जो मान है वो क्या होगा। तो आपको मैंने बताया है कि अगर आपको 2 पॉइंट्स इक्वल दे दिए जाएं तो इसका मतलब है इसका जो पहला पॉइंट, ये एलिमेंट जो पहला है वो इसके पहले के बराबर होगा और जो इसका दूसरा है वो इसके दूसरे के बराबर होगा। यानी कि हमारे पास क्या आ गया कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 6 है, तो यहाँ से x का जो मान है वो आ जाएगा आपका 3। इसी तरीके से आपके पास x का मान तो आ गया 3, इसको लिख लो 2 इंटू 3। अब 2 इंटू 3 जो है ये इसके बराबर है, यानी कि 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस वाई। तो यहाँ से y का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 5 माइनस हो जाएगा 6, यानी कि -1। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 और -1। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर थोड़ा सा क्लियर हुआ कि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि जो पहला एलिमेंट है वो आपके पहले सेट से, दूसरा दूसरे से, यानी कि इनका एक फिक्स ऑर्डर होता है। ये आपको समझना है, ये आपको अभी आगे जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसमें आपकी मदद करेगा कि जो ऑर्डर्ड पेयर है वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ऑर्डर सब आपका, जैसे इनवर्स भी पढ़ेंगे अभी आगे चल के, तो इनवर्स में भी आपका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद एक और छोटी सी चीज है, वो क्या है, वो है आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, जिसको हम A क्रॉस B इस तरीके से लिखते हैं, इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लाई है, वो आपकी क्या होती है। ठीक है, तो यहां से इसका क्या मतलब है कि A एंड B आर 2 सेट्स, then Cartesian product from A to B are
all those sets of A B where A belongs to A, उससे आगे दिख रहा होगा शायद, B belongs to B, फिर भी नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा समझो, if A and B are two sets then Cartesian product of from A to B are all those sets of A B such that A belongs to A और जो B belongs to B है, यानी कि जो पहला एलिमेंट है वो आपका A से बिलोंग करना चाहिए, दूसरा जो एलिमेंट है वो आपका B से बिलोंग करना चाहिए, और सारे जितने एलिमेंट हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर A को लिख दूं ABC, B को आपका लिख दूं कि ये है 1 और 4, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A इंटू बी, ए से बी का मतलब है कि फ्रॉम ए टू बी, ये उल्टा भी करके दिखाऊंगा मैं आपको क्या होता है कि ए टू बी का मतलब है कि वो सारे के सारे एलिमेंट, वो सारे आपको एक सेट बनाना है जिसमें आपके ए टू बी सारे हों। जैसे इसका ए है तो इसके साथ यहाँ पर 1 हो सकता है, इस ए के साथ यहाँ पर 4b हो सकता है, यहाँ पर जो b है इसका उसके साथ 1 भी हो सकता है, और b के साथ आपका 4 भी हो सकता है, c के साथ आपका 1 हो सकता है, और c के साथ आपका 4 भी हो सकता है। यानी कि वो सारे के सारे हमने सेट जो है वो बना दिए जो जो पॉसिबल थे। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो a क्रॉस b होता है उसका मतलब होता है कि a टू b जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, जिसमें आपका a b, जो a है वो पहले सेट से बिलोंग कर रहा है, जो b है वो आपका दूसरे सेट से बिलोंग कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अभी लिया कि a b c है, b आपका 1 4 है, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो आपकी आ जाएगी a1 a4 b1 b4 c1 c4। एक चीज आपने ध्यान दी होगी कि जैसे यहाँ पर है, इसमें आपके 3 एलिमेंट हैं, यहाँ पे इसके आपके पास 2 एलिमेंट है, तो जब हमने इनकी प्रोडक्ट की तो उसमें हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट निकल के आए। यानी कि अगर मैं इसको m एलिमेंट मान लूँ और इसको n एलिमेंट मान लूँ, तो आप ये चीज़ भी नोट कर लें कि इफ़ a हैज़ m एलिमेंट्स, b हैज़ n एलिमेंट्स, तो जो a प्रोडक्ट b, जो a क्रॉस b लिखा हुआ है, उसमें आपके टोटल m n प्रोडक्ट एलिमेंट होंगे। अगर a में टोटल m एलिमेंट हैं, b में आपके n हैं, तो जो a क्रॉस b में जो टोटल होंगे वो होंगे आपके m n, यानी कि दोनों की प्रोडक्ट। इसके अलावा इसी में एक चीज, जैसे कि अभी हमने किया है यहाँ पर a क्रॉस b, अगर इसी क्वेश्चन का हमें करना पड़े कि b क्रॉस a क्या होगा, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a नहीं होता है। b क्रॉस a का मतलब है कि अब जो प्रोडक्ट है वो b टू a है, यानी कि जो फर्स्ट जो एलिमेंट होंगे वो अब b के होंगे, और जो सेकंड एलिमेंट है वो a के होंगे, यानी कि वो होंगे आपके 1 उसके साथ a, 1 के साथ b, 1 के साथ c, उसके अलावा 4 के साथ a, 4 के साथ b और 4 के साथ c। तो आपको प्रोडक्ट समझ में आ रही है कि अगर a टू b हम कर रहे हैं तो पहले एलिमेंट a के आएंगे, उसके बाद एलिमेंट b के आएंगे। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट b टू a कर रहे हैं तो उस केस में पहले जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे आपके b के, दूसरे जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे आपके a के। इसी तरीके से आप a क्रॉस a भी निकाल सकते हो, b क्रॉस b भी निकाल सकते हो। a क्रॉस a जब आप निकालोगे तो उसमें a की a के साथ ही निकालनी है, यानी कि a की a b a c, फिर b a b b b c c a c b और c c। इसमें आपके 9 एलिमेंट्स टोटल आए हैं, क्योंकि इसमें 3 थे तो 3 तिया 9। तो ये प्रोडक्ट आपको निकालनी समझ में आ रही है। इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे वो आपको समझ में आ रहा है। अब एक और छोटी सी चीज इसमें नोट कर लो, वाह, जिसका मुझे डर था वही हुआ कि इस पेन में भी एक जो इंक है वो परमानेंट डली है। तो वीडियो रोक देता हूँ, इसको एक बार क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद
जो इम्पोर्टेंट एक छोटी सी चीज़ है वो आप नोट कर लो। जैसे हम इनकी प्रोडक्ट कर रहे थे, तो प्रोडक्ट में क्या हो रहा था कि पहले वाले एलिमेंट पहले लिखे जा रहे थे, दूसरे वाले दूसरे लिखे जा रहे थे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इफ a इज इक्वल्स टू 5 या फिर b इज इक्वल्स टू 5 हम पढ़ चुके हैं सेट में कि a इज इक्वल टू 5 का मतलब है कि एक एम्प्टी सेट है या फिर b एक एम्प्टी सेट हो, तो उस केस में इनकी प्रोडक्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि a में इनका कुछ एलिमेंट है ही नहीं, b में भी या फिर b में हो सकता है कुछ एलिमेंट नहीं है, तो प्रोडक्ट करोगे कैसे? तो उस केस में क्या होगा कि a b इज इक्वल्स टू आपका 5 ही आ जाएगा। ठीक है, तो अगर दोनों में से कोई भी एक 5 है या फिर दोनों ही 5 हैं, तो इनकी जो प्रोडक्ट है वो भी आपकी 5 ही आ जाएगी, यानी कि a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 5, देन a क्रॉस b इज इक्वल्स टू 5। ये आप नोट कर लो। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई कि ये छोटा सा नोट बना के इसको लिख लो। तो उसके बाद अब पढ़ते हैं इससे थोड़ा सा आगे। ठीक है, तो अब आपको बताता हूं कि रिलेशन जो है वो क्या होता है। कि इफ a and b are two sets, then a relation R is a सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, तो अगर A और B दो सेट हैं तो उनकी जो प्रोडक्ट है उसका कोई भी एक सबसेट उनके बीच का रिलेशन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी शादी हो जाती है किसी के साथ, तो दोनों फैमिली जो है, आपकी फैमिली अगर A है, उनकी फैमिली B है, तो दोनों फैमिली की प्रोडक्ट हो गई, यानी कि हर किसी के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन बनेगा आपस में। उस रिलेशन में से आप किसी भी दो मेंबर को, आप अपनी फैमिली के किसी मेंबर को उनकी फैमिली के किसी मेंबर से अगर आप जोड़ के देखेंगे तो हर किसी में कुछ ना कुछ एक रिलेशन निकल के आएगा। वही चीज यहाँ पे लागू होती है कि अगर A और B 2, और इसके साथ यहाँ पे लिख लो नॉन एम्प्टी। ठीक है, क्योंकि एम्प्टी सेट पे तो होगा नहीं। तो अगर A और B आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए रिलेशन R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, तो जो रिलेशन R बनेगा वो आपका बनेगा A क्रॉस B, यानी कि R मान लो वो रिलेशन है तो वो सबसेट इक्वल्स टू आपका A क्रॉस B के आएगा। यानी कि A क्रॉस B में जितने भी एलिमेंट हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल्स टू 4 और 7, तो यहां से अगर मैं एक रिलेशन R लिखता हूं जो कि है आपका 1 4 2 7 और 3 4 भी लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर R एक रिलेशन है जिसमें 1 4 2 7 3 4 लिखा हुआ है, तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट इन दोनों की प्रोडक्ट में भी आएंगे, यानी कि इनके बीच का जो भी रिलेशन बनेगा वो A क्रॉस B का एक सबसेट ही बनेगा। तो यहां से आपको समझ में आया कि अगर A और B दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, उनकी अगर आपने प्रोडक्ट की तो टोटल आपके पास एक बड़ा सेट बना। उस बड़े सेट का हर एक सबसेट, ये सारी चीजें सबसेट क्या होता है और ये हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, तो उस प्रोडक्ट का हर एक सबसेट उस प्रोडक्ट का यानी कि A क्रॉस B का एक रिलेशन डिफाइन करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप मान लो ये 3 लिखे, इसकी जगह पे 2 भी लिखे होते तो भी ये इसका एक रिलेशन है, 1 भी लिखा होता तो भी ये इसका रिलेशन है, यानी कि हर एक एलिमेंट, हर एक इसके जितने भी प्रोडक्ट में बनेंगे उसके हर एक इसके साथ एक रिलेशन बनाएंगे, तो वही होता है इनका रिलेशन R। अब बात आती है कि अगर दो सेट आपको दिए हुए हैं, जैसे A और B आपको दिया हुआ है, तो इसके टोटल रिलेशन बनेंगे कितने? अगर A और B आपको दो सेट दिए हुए हैं तो इसके टोटल आपके पास कितने रिलेशन बनेंगे, ये आपसे अगर पूछा जाए तो क्या होगा। जैसे कि अगर मैं इसको मान लेता हूं, इसमें तो चलो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, M मान लेता हूं, इसको मैं N मान लेता हूं।
ए एक सेट है जिसमें m एलिमेंट हैं, b एक सेट है जिसमें n एलिमेंट हैं। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि a और b के टोटल कितने रिलेशन बन सकते हैं, कितने रिश्ते नाते उनके जुड़ सकते हैं, वो आपसे पूछा जाए। तो अभी मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि a क्रॉस b जब बनेगा, उस a क्रॉस b में m इंटू n एलिमेंट होंगे, यानी कि m के और n के एलिमेंट की प्रोडक्ट होगी। यानी कि आपके पास a क्रॉस b के टोटल जो एलिमेंट हैं वो सारे आपके पास आ गए कि उसमें टोटल mn एलिमेंट हैं। और मैंने आपको बोला कि उसका हर एक सबसेट उसका एक रिलेशन है। यानी कि अगर आप ये निकाल दो कि इसके टोटल सबसेट कितने हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि उसके टोटल जो है वो रिलेशन कितने हैं। और पिछली जो सेट वाली क्लास है उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सेट के m एलिमेंट हैं तो उसके जो टोटल सबसेट बनते हैं वो होते हैं 2 की पावर m। यहाँ पे इस सेट के टोटल एलिमेंट हैं mn, तो इसके जो टोटल सबसेट बनेंगे वो होंगे 2 की पावर mn। तो यानी कि किसी भी सेट a और b के जो टोटल रिलेशन बनेंगे वो बनेंगे 2 की पावर mn, वेयर m जो है वो आपके a के टोटल एलिमेंट हैं, n जो है वो आपके b के टोटल एलिमेंट है। यानी कि इन दोनों के टोटल एलिमेंट की प्रोडक्ट और 2 की पावर में इतने टोटल रिलेशन जो हैं वो आपके बनेंगे। समझ में आ रही है चीजें कि रिलेशन किस तरीके से बनता है। इसके अलावा अब कुछ टाइप के रिलेशन अच्छा, उससे पहले इसकी डोमेन और रेंज पढ़ लेते हैं। क्या होती है कि एक सेट की डोमेन क्या होती है और इसकी जो रेंज है वो क्या होती है। ठीक है, एक रिलेशन है कुछ भी, उसकी आपको बतानी है कि उसकी डोमेन क्या है, उसकी रेंज क्या है, इन चीजों की आपको जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो आपका जो एक रिलेशन है आपको पता है वो सबसेट इक्वल्स टू होता है ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। यही होता है आपका रिलेशन, एक जो कि एक सबसेट होता है ए बी, ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, इसके इक्वल होता है, इक्वल लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसकी इस तरीके से जब आप एक रिलेशन को डिफाइन कर रहे हो तो उसकी जो डोमेन है वो क्या होगी, उसकी जो रेंज है वो क्या होगी। तो इस तरीके के रिलेशन में डोमेन की अगर मैं बात करूंगा तो इसको मैं डी से डिनोट करता हूं, तो वो होगी आपकी ए सच दैट जो ए बी है वो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इस ए बी में से जो ए में जो एलिमेंट आएंगे यानी कि जो पहले एलिमेंट होंगे इस रिलेशन के वो सारे होंगे इसकी डोमेन। इसके साथ ही जो इसकी रेंज है वो होगी आपकी बी सच दैट ए बी जो है वो उस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। यानी कि जो सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे जो एलिमेंट आएंगे वो होंगे आपके उस रिलेशन की रेंज। ये है डोमेन जो कि पहले एलिमेंट है, ये है रेंज जो कि उसके दूसरे एलिमेंट हैं। तो दोनों चीजें आपको क्लियर होंगी। एक एग्जांपल करवा देता हूं जिससे आपको डोमेन और रेंज समझ में आएगा क्या है। ठीक है, तो अगर ए है एक सेट 1 3 5, बी एक सेट है जो कि है 4 और 6। ठीक है, तो बी एक सेट है 4 और 6। मान लो एक रिलेशन बनाता हूं मैं इनका, वो आपका है 1 4 3 6 और 5 4। मान लो ये इनका एक रिलेशन बन गया ए टू बी जो कि है 1 4 3 6 5 4। ठीक है, तो यहां से अगर मैं डोमेन की बात करूंगा तो वो होंगे इसके जो फर्स्ट एलिमेंट हैं 1 3 और 5। ठीक है, तो जो 1 3 और 5 हैं वो हैं इसकी डोमेन। इसके अलावा रेंज की अगर मैं बात करूंगा तो सेकंड नंबर पे एलिमेंट है 4 6 और ये 4 ही है। और ये हम सेट में पढ़ चुके हैं कि रिपीटेशन से सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो इसकी रेंज है वो है आपकी 4 और 6।
यानी कि जो पहले नंबर पे आया है वो है डोमेन, जो दूसरे नंबर पे इस पे लिखा हुआ है वो है आपका रेंज। और आपकी जो डोमेन है वो आपको समझ में आ गया कि अगर ए टू बी एक रिलेशन डिफाइन किया गया है तो आपकी जो डोमेन है वो हमेशा ए सेट में से निकल के आएगी और आपकी जो रेंज है वो बी सेट में से निकल के आएगी अगर आपका जो रिलेशन है वो ए टू बी दिया हुआ है। तो यहां से आपको क्लियर हुआ कि जो डोमेन है वो क्या होगी, जो रेंज है वो क्या होगी, और इन चीज़ों की आगे आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, आपको डोमेन और रेंज ये तो आपको समझना है यहाँ पे क्या, ये आपको निकालना भी आना चाहिए। इसके भी हम क्वेश्चंस करेंगे कि डोमेन क्या कैसे निकलती है, रेंज कैसे निकलती हैं, इन क्वेश्चंस पे भी हम बाद में आएंगे। ठीक है, तो उसके अलावा अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो अगला एक छोटा सा पॉइंट है और वो ये है कि आपका रिलेशन ऑन ए सेट। एक सेट के ऊपर रिलेशन का मतलब क्या होता है कि आपको मान लो एक सेट दिया हुआ है ए, तो रिलेशन ऑन ए क्या होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन में दिया गया है कि लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए, तो इसका क्या मतलब होता है कि R जो रिलेशन दिया हुआ है इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A। अगर R जो है वो आपका एक सेट के ऊपर रिलेशन है, मैंने मान लिया कि अगर वो सेट A है, तो अगर R इज ए रिलेशन ऑन सेट A, तो इसका मतलब होगा कि R जो है वो आपका सबसेट इक्वल्स टू होगा A क्रॉस A के। यानी कि अगर खुद के ऊपर यानी कि ए के ऊपर उसी में आपको एक रिलेशन डिफाइन करना है तो वो आपका ए क्रॉस ए में यहां पर डिफाइन करेगा, यानी कि वो आर जो है वो रिलेशन जो है वो आपका यहां पर इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि कई बार आपको क्वेश्चन में जैसे ए की सेट दिया होता है कि मान लो वो 1 2 3 4 5 दे दिया, ए एक सेट है। ठीक है, तो उसके बाद आपको एक रिलेशन दे दिया R, वो आपको दे दिया मान लो 1 2 3 4, इस तरीके से आपको कुछ दे दिया। तो ये जो रिलेशन है वो आपका इसी का ए क्रॉस ए का, क्योंकि 1 2 आपका ए क्रॉस ए में आएगा, 3 4 भी आपका ए क्रॉस ए में आएगा। तो इस तरीके से अगर एक सेट के ऊपर कोई रिलेशन लगाया जाता है तो इसका मतलब वो रिलेशन ए क्रॉस ए की जो प्रोडक्ट है उसका एक सबसेट ही निकल के आएगा। ये चीज भी आप समझ लो। इसके अलावा आपको समझना है कि इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है। ठीक है, एक रिलेशन दिया है आपको, उसका इनवर्स आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, इनवर्स ऑफ ए आर लिख लेते हैं खाली रिलेशन। तो एक रिलेशन है, अब आपको बताना है कि उसका इनवर्स क्या होगा। इनवर्स से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि इनवर्स का मतलब होता है कि वो उल्टा। ठीक है, तो इनवर्स क्या होगा, जैसे कि मान लो ए और बी दो सेट हैं, ए और बी दो सेट हैं और उनके ऊपर एक रिलेशन आर लगाया हुआ है सच दैट ए बी, जो ए है वो बिलोंग कर रहा है ए से, जो बी है वो बिलोंग कर रहा है बी से। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ ए रिलेशन हमें निकालना है। हमें एक सेट दिया हुआ है ए और दूसरा सेट दिया हुआ है बी, और रिलेशन दिया हुआ है कि ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो अब इस रिलेशन का इनवर्स आपको बताना है कि इनवर्स क्या होगा, जिसको हम डिनोट करते हैं आर इनवर्स लिख देते हैं इस तरीके से। तो आर इनवर्स जो है वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका बी ए। ठीक है, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि रिलेशन। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ ए रिलेशन हम निकाल रहे हैं, वो कैसे निकल रहा है कि ए और बी एक सेट है, उसके ऊपर एक रिलेशन है ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू बी। तो आर का जो इनवर्स है वो आपका निकलेगा बी ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब है कि आपके रिलेशन में
जो भी आपका रिलेशन था जो पहले बनाया हुआ था, उस रिलेशन के जितने भी एलिमेंट हैं उनको आप इंटरचेंज कर दो, यानी कि आगे पीछे कर दो, तो आपका जो है आर का इनवर्स निकल के आ जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल करवा देता हूं इसका। जैसे कि अगर मान लो ए एक सेट था यहां पर 1 3 5 7, बी एक सेट था 2 4 6, इतना ही लिख लेते हैं, ठीक है। मान लो जो रिलेशन है आर वो है आपका 1 2 3 6 5 4 और 7 2, ठीक है। ये है आपका एक रिलेशन ऑन ए एंड बी। और अब आपको निकालना है कि आर का इनवर्स क्या होगा। तो इनवर्स ऑफ ए रिलेशन का मतलब होता है कि उसके जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं उन सभी को चेंज कर दो, यानी कि 2 1, इसको मैं करूंगा 3 6, इसको मैं लिखूंगा 4 5 और इसको मैं लिखूंगा 2 7। तो ये हो गया इस रिलेशन का इनवर्स, यानी कि इसका उल्टा। तो इनवर्स आपको समझ में आया कि इनवर्स क्या होता है, इन पे किस तरीके से ये लगेगा। यानी कि अगर आर एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है तो उसका इनवर्स जब निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, आर इनवर्स इसके जो ए था उसको बी की जगह लिख दो, जो बी है उसको ए की जगह लिख दो। अब यहां पे एक चीज और आपको थोड़ी सी समझनी है, वो ये कि अगर ये एक रिलेशन है आर, इसकी मैं अगर आपसे डोमेन की बात करूं तो वो है आपकी 1 3 5 7, 1 3 5 7 है। और एक उसका इनवर्स है यानी कि आर इनवर्स, उसकी मैं आपसे पूछूं कि इसकी रेंज बताओ क्या है, तो वो है 1 3 5 और 7। यानी कि हमने देखा कि हमारे पास एक रिलेशन था आर, फिर हमने उस रिलेशन का इनवर्स निकाला, तो उसमें जो चीज बदलती है वो ये होती है कि जो डोमेन होती है आर की वो बन जाती है रेंज आर इनवर्स की। इसी तरीके से जैसे यहां पे है 2 6 4 और 2, इसी तरीके से यहां पे है फर्स्ट 2 6 4 और 2, यानी कि जो रेंज है आर की वो बन जाती है डोमेन आर इनवर्स की। समझ में आ रही है चीजें कि अगर आपके पास एक रिलेशन है आर, आपने अगर उसका इनवर्स निकाल दिया तो इसका मतलब होता है कि उसकी जो आर की डोमेन थी वो उसके इनवर्स की अब होगी रेंज, और जो उसकी रेंज थी आर की वो अब उसकी जो डोमेन है उसकी जो इनवर्स है उसकी अब वो बन जाएगी डोमेन। तो इस तरीके से इनवर्स आपका काम करता है कि आपने उसकी डोमेन को रेंज और रेंज को डोमेन बना दिया, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। और इसके अलावा एक छोटा सा, जैसे रिलेशन पे बात चल ही रही है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा रिलेशन ए और बी के ऊपर क्या होगा, तो वो होगा जिसमें वो सारे के सारे एलिमेंट जो हैं उनके आ जाए, जैसे कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले रिलेशन के टाइप की बात करूं तो आपके पास एक है एम्प्टी रिलेशन। नाम से आपको क्लियर हो रहा है कि एम्प्टी, क्योंकि देखो हमने पढ़ा था कि जो भी रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है, यानी कि किसी भी ए क्रॉस बी का उसका जितने भी उसके सबसेट हैं वो हर एक सबसेट उसका एक रिलेशन है। तो रिलेशन होने के लिए एक ही चीज की सबसे इंपॉर्टेंस है और वो है कि उसका सबसेट होना। और सेट जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो फाई है, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये चीज हमने पढ़ी थी जब हम सेट पढ़ रहे थे, यानी कि जो फाई है वो हर एक सेट का एक सबसेट है। इसका मतलब जो फाई है वो सबसेट होगा इसका भी ए क्रॉस बी का, ठीक है। यानी कि अगर वो ए क्रॉस बी का भी एक सबसेट है तो इसका मतलब है कि ये इसका एक रिलेशन भी बनता है जिसको बोलेंगे
एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और r इज इक्वल्स टू a b सच दैट a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखी है कि अगर a एक सेट है 1 2 3 4 और r एक रिलेशन है सच दैट a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि a और b वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपका 0 ही होना चाहिए। या फिर मैं इसको और कुछ 12 लिख देता हूँ या 10 लिख देता हूँ और समझ लो कि अगर मैं आपको लिख दूं कि a माइनस बी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपका 10 ही होगा, तो यहां से अब आप इसको पढ़ोगे तो वो आपका क्या आएगा, क्योंकि आपके पास जो a में एलिमेंट हैं वो हैं आपके 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इसमें से जब आप a और b चुनोगे, मान लो मैंने चुन लिया कि a जो है वो 1 है, b जो है वो आपका 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो यहां से आपके पास जो a माइनस बी आएगा, यानी कि आप सबसे छोटा जो a ले सकते हो वो ये ले और सबसे बड़ा जो ले सकते हो वो ये ले सकते हो। तो यहां से आपकी इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कभी भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 नहीं आएगा। ठीक है, इसको 0 वाला मत लिखो, वो अगले सेट में आएगा, ये 10 ही है यहाँ पर। तो इसको a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर 10 लिख दिया मैंने, तो यहां से मेरे पास एक चीज क्लियर है कि इनमें से चारों में से मैं कोई भी एलिमेंट ले लूं, मैं एक ऐसा रिलेशन नहीं बना सकता जहां पर a और b का जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 हो, क्योंकि यहां पर 4 से बड़ा तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो अगर 4 में से भी मैं घटाऊंगा तो 3 ही आएगा। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 कभी भी नहीं आएगा, इसीलिए ये जो रिलेशन है यहां पर ये आपका आएगा एम्प्टी रिलेशन की कैटेगरी में। ठीक है, तो सबसे पहला रिलेशन हमने पढ़ा वो है आपका एम्प्टी रिलेशन, और यही एम्प्टी रिलेशन, क्योंकि इससे छोटा रिलेशन कुछ नहीं हो सकता, सबसे छोटा रिलेशन आपके सामने एम्प्टी रिलेशन ही है, तो एम्प्टी रिलेशन को बोलते हैं स्मॉलेस्ट रिलेशन। सबसे छोटा जो रिलेशन किसी भी सेट के ऊपर बन सकता है वो है आपका फाई या फिर एम्प्टी रिलेशन। इसको आप नोट कर लें कि सबसे छोटा रिलेशन बनेगा वो आपका बनेगा एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट है आपका सेकंड, वो है आपका यूनिवर्सल। यूनिवर्सल रिलेशन जो है वो आपका क्या होगा। तो यूनिवर्सल रिलेशन में आपको पता है एक रिलेशन क्या होता है कि वो मान लो एक ए के ऊपर एक रिलेशन हम लगा रहे हैं, तो आपको पता है कि वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, लेकिन आपको पता है कि जो ए क्रॉस ए है खुद, यानी कि वो पूरे का पूरा सेट है, वो भी तो खुद का एक सबसेट होगा ना, होगा कि नहीं होगा। जब हमने सेट पढ़ा था तो हमने ये चीज भी पढ़ी थी कि हर एक सेट खुद का भी एक सबसेट होता है। इसका मतलब जो ए क्रॉस ए है वो खुद का भी एक सबसेट होगा, इसमें वो सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो ए क्रॉस ए में थे, यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन वो रिलेशन होगा जिसमें इसके सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आ जाएंगे। जैसे कि इफ ए इज इक्वल्स टू वही 1 2 3 4 और जो रिलेशन है आर सच दैट ए बी, ये आपको दिया हुआ है कि a माइनस बी मोडो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो a एक रिलेशन है a एक सेट है 1 2 3 4 और r एक रिलेशन है a b सच दैट मोड ऑफ a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है कि मोड के बाहर कभी भी वैल्यू वो नेगेटिव तो होती नहीं आके, अगर वो नेगेटिव भी है तो बाहर आके वो पॉजिटिव ही हो जाएगी, इसीलिए a माइनस बी जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही होएगा। जैसे 1 और 2 में लूं तो 1 माइनस 2 -1, ये बाहर आएगा तो 1 हो जाएगा,
1 और 1 अगर मैं लूँ तो 1 1 0 वो भी इसके इक्वली आएगा, यानी कि इसकी हर एक वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है R, ये बन रहा है यहाँ पर यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो यूनिवर्सल रिलेशन आपको समझ में आया कि क्या होता है, यानी कि वो सारे के सारे एलिमेंट अगर प्रेजेंट हैं किसी सेट में, जैसे इस रिलेशन में ये हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। और अब आपको ये चीज भी पता होगी कि यूनिवर्सल रिलेशन से बड़ा इसमें कोई भी और सेट नहीं बनेगा, क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन में तो हमने सारे के सारे एलिमेंट मिला दिए ना ऑलरेडी, तो यूनिवर्सल रिलेशन से बड़ा कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए जो यूनिवर्सल रिलेशन है यही है आपका लार्जेस्ट रिलेशन। स्मॉलेस्ट रिलेशन था हमारा 5, लार्जेस्ट है हमारा यूनिवर्सल। और वीडियो देख लेता हूं चल रही है कि नहीं। ठीक है, तो ये है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, और इसके बाद अब हम आगे पढ़ेंगे रिलेशन में आइडेंटिटी रिलेशन। इसके बाद है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है कि मान लो ए एक सेट दिया हुआ है आपने, उसको तो मान ही लो आप हर जगह पे। ठीक है, ए एक सेट दिया हुआ है सच दैट R इज इक्वल्स टू ए सच दैट जो ए है वो बिलोंग करता है ए से। समझ में आया? थोड़ा सा कुछ क्लियर हो रहा है कि ए एक सेट है, मान लो आपको दिया है सेट 1 2 और 3। ठीक है, तो रिलेशन R क्या बता रहा है कि ए यानी कि B का मान भी A ही है, यानी कि हमें इक्वल मान लेने हैं दोनों के। तो वो सारे सेट जितने भी बनेंगे, जैसे कि 1 और 1 बन सकता है, 2 और 2 बन सकता है, और 3 और 3 बन सकता है, यानी कि वो सारे सेट जो ए यानी कि A इज इक्वल टू B दोनों इक्वल हैं, तो इनका जो रिलेशन ये बनता है इफ R इज इक्वल टू दिस, तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन वो रिलेशन है जिसमें सारे के सारे इक्वल वाले आ जाएंगे, यानी कि 1 1 2 2 3 3 प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो रिलेशन जाके R जो आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा। इसमें एक चीज और आप नोट कर लो, और वो है ये कि ना कम ना ज्यादा। कई बार हिंदी में भी मेरी राइटिंग मुझे अच्छी लगने लगती है। ठीक है, तो ना कम ना ज्यादा, इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट आपको दिए हैं 1 2 3, उन्हीं से आपको एक रिलेशन बनाना है जिसमें 1 1 2 2 3 3 होने चाहिए। इससे ना तो एक भी ज्यादा होना चाहिए, इससे ना एक भी कम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लिख दूं 1 1 2 2, तो एक रिलेशन है R जिसमें है 1 1 और 2 2, तो क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा? तो हमारे पास A एक सेट था जिसमें हमारे पास एक एलिमेंट 3 भी है, लेकिन यहां पे हमारे पास 3 3 नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये रिलेशन जो है अभी हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बना है। इसी तरीके से ना ज्यादा का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास 3 3 लिख दो, इसके अलावा यहाँ पर 1 3 भी लिख दो। अब हमारे पास क्या है, वो सारे एलिमेंट हैं ए वाले तीनों, लेकिन उसके अलावा एक और एलिमेंट भी दिया हुआ है। लेकिन क्लियर कट ये बात बोली गई है आइडेंटिटी रिलेशन के लिए कि ना तो कम ना ज्यादा, यानी कि इससे हमें ना तो ज्यादा कुछ चाहिए ना हमें इससे कम चाहिए। ठीक है, तू है तो मतलब तू ही है, ना तेरे से ज्यादा ना तेरे से कम। तो 1 1 2 2 3 3 के अलावा कुछ नहीं चाहिए, इससे हमें कम कुछ भी नहीं चाहिए। यानी कि इनमें से जितने भी ये एलिमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं उन्हीं के यहाँ पे डबल करके लिखने हैं, उसके अलावा उससे ना ज्यादा लिखने हैं ना उससे हमें लिखने हैं कम। ठीक है, अब आइडेंटिटी रिलेशन के बाद आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
नीचे वाली कुछ चीजें मैंने मिटाई नहीं है, इसका एक मकसद ये है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक तरीके से जैसे हर एक आपका आइडेंटिटी रिलेशन है वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होता है। होता क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की भी कंडीशन यही होती है, ठीक है। ए रिलेशन आर सच दैट ए और ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए का हर एक एलिमेंट उसके साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो यही सेम जो कि आइडेंटिटी रिलेशन की थी वही कंडीशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन की भी है। अब फिर आप लोग पूछोगे कि भाई एक बात बताओ, इसमें अगर कुछ भी चेंज नहीं है, इसकी भी कंडीशन यही है, तो फिर इसको अलग से क्यों लिखा गया है? इसको भी आइडेंटिटी रिलेशन बोला जा सकता था, लेकिन इसमें एक कंडीशन जो उसमें थी, जो लाल पेन से यहाँ पे लिखी हुई है, वो हटा दी गई है। यानी कि इसमें कम तो इसमें भी नहीं हो सकता है, ठीक है, वो तो मिनिमम होना ही चाहिए, लेकिन ज्यादा हो सकता है। जैसे ये रिलेशन है R 1 1 2 2 3 3 और 1 3, ये एक आइडेंटिटी रिलेशन नहीं था क्योंकि इसमें ज्यादा वाला एक एलिमेंट लिया हुआ था, इसीलिए इसके आगे क्रॉस लिखा है, क्योंकि यहाँ पर ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं था। लेकिन अब जो है ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि इसमें देखो कम से कम ये तीनों होने चाहिए, ज्यादा इसमें जितने मर्जी आओ सब चलेंगे, लेकिन हाँ ये तीनों 100% होने ही चाहिए। इसीलिए हर एक आइडेंटिटी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, लेकिन हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। ये चीज आप क्लियर कर लो। एग्जांपल सेम टू सेम आपके सामने है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? एक ऐसा रिलेशन जिसमें उसके हर एक एलिमेंट से बिलोंग करता हो, और मिनिमम ये चीज हमें 100% चाहिए, और उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा है, अगर मान लो एक्स्ट्रा नहीं होता, ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं है तो भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है ही, अगर है तो बढ़िया बात है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि तू है, लेकिन अगर तेरे अलावा भी कोई है तो वो भी चल जाएगा, लेकिन तू तो 100% चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे अभी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। नंबर 3 का तो पता नहीं क्या होगा, कौन सा था? सिमेट्रिक रिलेशन। ये आपसे पूछा गया है, आपके पिछले एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आपको याद नहीं है तो याद दिला दूं, वो क्वेश्चन भी करेंगे। क्या था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि ए रिलेशन, ए तो लिख ही लो, ये बार बार लिखना पड़ रहा है मुझे, तो आर सच दैट इफ ए बी, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू, यानी कि अगर उसमें ए बी है तो उसमें बी ए भी होना चाहिए। जैसे कि इसको भी एक छोटे से एग्जांपल से उसी से समझ लेते हैं कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, यहाँ पे बी जो है वो है आपका मान लो 1 2 2 1 3 4 और 4 3, ये आपका एक रिलेशन दिया हुआ है। तो अब आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर दिख रही है कि यहाँ पे 1 और 2 था, तो यहाँ पर 2 और 1 भी था, यहाँ पे 3 और 4 है तो यहाँ पे 4 और 3 भी है। इसका उल्टा भी लिख लो, यहाँ पे 2 और 1 है तो 1 और 2 भी है, यहाँ पे 4 और 3 है तो यहाँ पे 3 और 4 भी लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि इस तरीके का रिलेशन जहां पे अगर ए बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी उस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, तो वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हमने जो पहले पढ़ा है इसके अलावा वो आपका था आइडेंटिटी रिलेशन, जिसमें आपका 1 1 2 2 3 3 था। अब 1 1 2 2 3 3 को आगे पीछे आप कैसे भी लिखो वो 1 1 2 2 3 3 ही रहेगा। इसीलिए आपका जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा। ये चीज भी क्लियर कर लो। और जो रिफ्लेक्सिव था वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और इसके कुछ और एग्जाम्पल जैसे अगर आप लोगे, जैसे कि हमने ट्रायंगल्स आप पढ़ते हो, ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा
कि अगर दो लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि पहली लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल हुई, तो 100% गारंटी है कि दूसरी लाइन भी पहली लाइन के पैरेलल होगी। यानी कि जितना भी पैरेलल लाइंस का एक सेट है वो सारे का सारा आपका सिमेट्रिक रिलेशन में आता है। इसी तरीके से अगर एक ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल के सिमिलर है तो वो ट्रायंगल उसके सिमिलर भी होगी, ये भी आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। उसी तरीके से अगर एक जो सर्कल है वो दूसरे सर्कल के सिमिलर है तो वो दूसरे वाला जो है वो भी पहले वाले के सिमिलर होगा ही होगा। ठीक है, तो इसके बाद अब हम आगे पढ़ने वाले हैं वो है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन एक ऐसा रिलेशन, फिर से ए लिखना पड़ेगा, ए के ऊपर सच दैट ए रिलेशन R इज इक्वल्स टू ए इफ, इसमें क्या लिखा है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू R, बी सी बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज कि ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू R। समझ में आया कि अगर ए और बी उस रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, बी और सी उस रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, तो ए और सी भी उस रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए। ये कंडीशन होती है आपकी ट्रांजिटिव रिलेशन की। इसका एग्जांपल हम लिख लेते हैं, जैसे इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये है आपका 1 2 3 4। चलो रिलेशन अपने हिसाब से कुछ भी हम बना सकते हैं। वो तो R इज इक्वल टू मान लो 1 2 आपका 2 4 1 4। ठीक है, मान लो ये एक छोटा सा रिलेशन है जो हमने बनाया है। तो इसमें क्या है हमारे पास, मान लो ये है A और ये है B। ए बी इस सेट में मौजूद है, B और ये मान लेते हैं C, बी सी इसमें मौजूद है, और यहाँ पर हमारे पास A और C भी मौजूद है। यानी कि A B इसको बिलोंग कर रहे हैं, B C इसको बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास A और C भी इससे बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब जो आइडेंटिटी रिलेशन था, सॉरी आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, उस आइडेंटिटी रिलेशन में और यूनिवर्सल रिलेशन में, यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता था कि यूनिवर्सल रिलेशन में आपके हर एक एलिमेंट मौजूद है, यानी कि उस सेट के सारे एलिमेंट आपके मौजूद हैं, तो उन सभी में हमें जितनी जरूरत है वो भी सारे होंगे, क्योंकि उसमें 1 2 2 4 1 4 सब हैं, A to Z जितने भी एलिमेंट सारे यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हैं। तो जो यूनिवर्सल सेट है वो आपका एक ट्रांजिटिव रिलेशन में भी आता है। तो यूनिवर्सल रिलेशन इज ऑल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसके बाद एक और टाइप का रिलेशन पूछा जाता है। वैसे तो कई तरीके के अलग अलग और भी हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस उनकी अभी इतनी नहीं बनी है। तो एक और लास्ट अभी जो है वो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। ये कौन सा रिलेशन होता है? ये वो रिलेशन जो आपका, सबसे पहले हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव, फिर हमने पढ़ा सिमेट्रिक, उसके बाद हमने अभी लास्ट में पढ़ा ट्रांजिटिव। ठीक है, अब एक ऐसा रिलेशन जो कि आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और वो ट्रांजिटिव भी हो, तीनों का तीनों अगर वो है तो उस रिलेशन को बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि अगर ये तीनों चीजें वो सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे कि आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था कल रख में, उसमें आपके ऑप्शन में ये वाला भी था इक्विवेलेंस। ठीक है, तो एक ऐसा रिलेशन जिसमें आपके तीनों रिलेशन मौजूद हों तो वो रिलेशन आपका कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर, इसके अलग से कुछ नहीं मतलब वो आर वाला कुछ लिखना है, सिंपल आप याद रख लो कि अगर वो तीनों रिलेशन की जो कंडीशन है वो पूरी कर रहा है तो वो रिलेशन आपका जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ठीक है,
तो ये आपको समझ में आ गया। इसके अलावा रिफ्लेक्सिव आपको समझ में आ गया, सिमेट्रिक समझ में आ गया, ट्रांजिटिव। अच्छा, एंटी सिमेट्रिक भी होता है, जो सिमेट्रिक नहीं है, एक एंटी सिमेट्रिक भी होता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है इतना, उसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा अच्छा, इक्विवेलेंस रिलेशन में एक और चीज नोट कर लो कि अगर मान लो दो आर और एस, अब आर भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है और एस भी है, तो यहाँ पे अगर ये दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन हैं, आर और एस दोनों अलग अलग हैं, तो इन दोनों की जो यूनियन होगी वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगी, इन दोनों की जो इंटरसेक्शन है वो भी आपकी जो है इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। इस चीज को भी आप नोट कर लें, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आर एंड एस, या ए और बी पूछ लिया जाए कि ए एंड बी आर टू रिलेशन, टू इक्विवेलेंस रिलेशन, तो क्या ए यूनियन बी उनका इक्विवेलेंस होगा, या फिर इस तरीके से आपको कुछ दे दिया जाए तो उनका यूनियन भी, उनका जो इंटरसेक्शन भी और उनका इनवर्स भी, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन में सारे के सारे वो आ जाएंगे जो इन तीनों को पूरे कर रहे हैं। तो अगर आप उसका इनवर्स भी निकालोगे इन दोनों का, तो वो भी आपका जो है सेम ही आएगा, यानी कि वो रिलेशन भी आपका इक्विवेलेंस भी आएगा। अभी वाली वीडियो में हम सिर्फ इनके कर रहे हैं, इनको समझ रहे हैं कि क्या क्या होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो होगी इस पे, उसमें इसका प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें 15-20 क्वेश्चंस जो हैं वो हम करेंगे। तो अभी आपके एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे थोड़ा सा यादगिरी के लिए फिर भी, इफ सेट A इज इक्वल टू ABC, सेट A इज इक्वल टू ABC, और आपको एक रिलेशन दिया हुआ है R इज इक्वल टू AB, BA, AC और CA, और आपको बताना है कि क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है, ठीक है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, या फिर ये इक्विवेलेंस है, ठीक है। इनमें से आपको बताना है कि जो आंसर है वो क्या होगा। तो सबसे पहले सिमेट्रिक के लिए क्या जरूरी है, सिमेट्रिक के लिए जरूरी है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। यहां से ए बी है तो बी ए भी है, ए सी है तो सी ए भी है, यानी कि इनकी जो कंडीशन है, इनका उल्टा भी कर लो, सी ए है तो ए सी है, बी ए है तो ए बी है, यानी कि सिमेट्रिक की जो कंडीशन है वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है। इसका मतलब ये तो है 100%। उसके बाद बात आती है ट्रांजिटिव की। अब यहाँ पर ए बी है, बी ए है, लेकिन ए नहीं है इसमें, क्योंकि आपके पास ए बी, बी सी और ए भी होना जरूरी है ना, फिर सॉरी ए सी, तो तभी जाके वो ट्रांजिटिव बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी तो है, बी ए भी है, लेकिन ए नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर बी ए है, फिर ए सी है, लेकिन बी सी नहीं है, तो वैसे तो आप किसी एक से भी सेटिस्फाई कर सकते हो, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो आपको सीधे सीधे दिख ही रहा है कि इसमें ना तो ए है, ना बी है, ना सी है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही नहीं। और इन तीनों में से अगर ये दो नहीं है तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, तो आपका जो आंसर है वो सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन, और इसके अलावा एक और क्वेश्चन करते हैं अभी थोड़ा सा जानने के लिए। और इसके अलावा अभी कल जो है इसका एक प्रैक्टिस सेट करेंगे 15 से 20 क्वेश्चन का, जिसमें वो सारे के सारे आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 क्या कहता है, लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आर एक रिलेशन है जो कि आपका नेचुरल नंबर पे नेचुरल नंबर के ऊपर एक रिलेशन है, और r इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है कि r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू n एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 41। तो आपको बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, इसकी डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है।
ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, तो बताओ फटाफट, आपका आंसर जो है वो फटाफट आ जाना चाहिए। तो अब बात आती है, सबसे पहले सिमेट्रिक देख लेते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है कि अगर ए बी इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो बी ए बी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पे x का मान अगर मैं 20 रखूं तो 20 दूनी 40, y का मान 1 रख दूं तो 41, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि x इज इक्वल टू मैंने रख दिया 20 और y इज इक्वल टू रख दिया 1, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 20 भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे इसकी जगह पे अगर 1 पुट करेंगे तो 2 एकम 2 और इसकी जगह पे 20, तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। इसके बाद बात आती है कि रिफ्लेक्सिव क्या है। रिफ्लेक्सिव में आपके पास दो a इज इक्वल टू बी, दोनों इसको सेटिस्फाई करने चाहिए, यानी कि यहाँ पर y की जगह पे अगर मैं x ही रख दूं, क्योंकि उसमें ये होता है ना a b b c c, ठीक है, तो यहाँ पे y और x को इक्वल पुट करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2x और एक ये x बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 41, और 41 3 से पूरा पूरा भाग नहीं होता, इसीलिए वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव में क्या है कि आपके पास ए बी, जैसे कि यहाँ पे है x 20 y 1, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से y1 मान ले y z अगर हम लें तो x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 39 बचेगा, यानी कि z 39 में ले लेता हूँ। ठीक है, हुआ क्या, जैसे x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 1 पे 20 दूनी 40 और 41 सेटिस्फाई किया, y इज इक्वल टू 1 यानी कि 2 एकम 2 और z इक्वल 39, तो भी ये 2 + 39 सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जब मैं x और z से इसको सेटिस्फाई करवाऊंगा तो 20 दूनी 40 और 39, ये 41 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। यानी कि मैंने पहले एक्स वाई चेक किया वाई जेड किया तो भी किया, लेकिन जब एक्स जेड किया तो सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसलिए आपका ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब बात आती है इसकी डोमेन की। क्या होगी डोमेन? डोमेन से आपका मतलब है कि इसका जो पहले एलिमेंट है यानी कि ये x, यानी कि x की जो वैल्यू है वो आपकी मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है और मिनिमम कहाँ तक रह सकती है, वो आपको बताना है कि इसकी डोमेन जो है वो क्या होगी। तो x का मान अगर आप, जैसे x जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो इसका मिनिमम मान जो है वो 1 होगा। तो अगर इसका मिनिमम मान 1 हो तो 2 एकम 2, तो y का मान 39 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 तो हमें पता चल गया कि 1 से बन रहा है, 2 से भी बनेगा, y का कुछ मान आ जाएगा, 3 से भी बनेगा, लेकिन मैक्सिमम कितना बनेगा? तो मैक्सिमम अगर मैं x का मान 20 रख दूं तो 20 दूनी 40, तो y का मान 1 आ रहा है जो कि एक नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर मैं 20 से ज्यादा कुछ लिख दूं, मान लो 21 लिख दूं, तो 21 दूनी 42, तो y का मेरे पास नेचुरल नंबर में से कोई भी मान नहीं आ रहा है जो इसको सेटिस्फाई करे। यानी कि मैंने एक चीज देखी कि जो x है उसको मैं 1 से 20 तक कुछ भी लिख सकता हूँ, इसके आगे कुछ नहीं लिख सकता, अदरवाइज जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो डोमेन है वो आपकी 1 2 3 20 तक, ये है आपकी इसकी डोमेन, यानी कि 1 से 20 तक कोई भी आप नंबर लो तो वो इसकी डोमेन में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है इसकी रेंज की, यानी कि वैल्यू ऑफ y। जब x का मिनिमम मान रखा 1, तो 2 एकम 2, तो y आ गया 39, फिर रखा 2, तो 2 दूनी 4, ये आ गया 37, यानी कि ये 39 से शुरू हुआ, फिर ऐसे हर बार घटता जाएगा 37 35 33। जब x का मैक्सिमम मान यानी कि 20 रखा तो 20 दूनी 40, तो y आ गया 1, तो ये आ गया 1, इससे कम नहीं होगा। तो इसकी जो डोमेन है वो 1 से 20 तक जा रही है, यानी कि x का मान आप 1 से 20 तक में ले सकते हो, और जो रेंज है वो आपका y का मान है वो आप 39 से 1 तक में ले सकते हो। तो ये है इसकी डोमेन और रेंज। इसके अलावा अब जो अगली वीडियो इसकी होगी उसमें हम लोग करेंगे इसका जो प्रैक्टिस सेट करेंगे, 15-20 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करेंगे, और हम 64,000 पहुंचने वाले हैं। तो जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया कर लो, कोई जीएसटी नहीं है, जीएसटी फ्री है, सब्सक्राइब करना कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ हौसला अफजाई के लिए है। तो जुड़े रहो। सेट हमने पढ़ लिया, रिलेशन हमने पढ़ लिया, फंक्शन हम पढ़ेंगे, और इसके अलावा जैसे ट्रिग्नोमेट्री जो आगे के इसके जो चैप्टर हैं, जो लिमिट डेरिवेटिव, उन सब की बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम से डायरेक्ट वहां तक जाएंगे, धीरे 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 धीरे
हर एक चीज़ थोड़ा सा सब्र के साथ करो। तो जब तक जुड़े रहो, शेयर करो वीडियो, लाइक कर दो अगर आपको पसंद आई है तो, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर दो। हम 64 क्रॉस करने वाले हैं आज, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।